नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज आपको आपके जो चैप्टर था जिसका नाम था कविता थी जिसका नाम था कन्यादान, उसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपको आपकी कविता कन्यादान के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसके जो सरलार्थ था वो करवा दिया था, अभ्यास के प्रश्न करवा दिए थे। आज जो हैं इसके हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही करा रही हूँ। तो जो पहला प्रश्न है वो ये बनता है कन्यादान कविता से कि कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को किन परंपराओं से हटकर जीवन जीने की सलाह दी है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को किन परंपराओं से हटकर जीवन जीने की शिक्षा दी है। इसका उत्तर ये रहेगा कि माँ ने बेटी को शिक्षा दी है केवल शारीरिक सुंदरता, सुंदर कपड़ों और गहनों की ओर ध्यान ही नहीं देना है। उसे चाहिए कि वह समाज में आए परिवर्तन को खुली आंखों से देखे और अपने भीतर हिम्मत और साहस को बटोरे। उसके हृदय का साहस और अधिकारों के प्रति जागरूकता ही उसके जीवन को नई दिशा देंगे। इसी से उसके जीवन की रक्षा होगी। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर वो जो परंपराएं हैं, परंपरागत जो पुरानी परंपराएं हैं, उनसे हटकर अपना नए जीवन जीने की जो है उसने उसकी ओर इशारा किया है। अगला प्रश्न है कि कवि ने कविता के माध्यम से माँ के किस विशेषता को वाणी प्रदान की है। यानी कि यहाँ पर माँ की विशेषताएं हमको बतानी है कि माँ के अंदर कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थी। तो उत्तर लिखेंगे कि कवि ने कविता के माध्यम से माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा को प्रस्तुत किया है। संचित अनुभव यानी कि जो अनुभव उसने अपने जीवन में ग्रहण किए हैं, जो लाइफ उसने जी है, उसमें जो जो एक्सपीरियंस उसने लिए हैं, जो अनुभव उसने ग्रहण किए हैं, उनकी अनुभवों की जो पीड़ा है यहाँ पर उसको प्रस्तुत किया है। किस प्रकार से उसने अपना जीवन जिया, कैसे के उसने कष्ट, उसके जीवन में कौन कौन से कष्ट आए और वो अपने जीवन के में आए कष्टों को जो है अपनी बेटी को समझाना चाहती है। और माँ ने अपने जीवन में जिन कष्टों को पाया था उनके कारणों को समझा है। यानी कि उसके जीवन में जो कष्ट आए उसका क्या कारण था और उनको समझा है। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी कोई कष्ट, उसकी बेटी को भी कोई कष्ट हो। यानी कि वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को कोई भी कष्ट हो। यानी कि जो पीड़ा, जो कष्ट उसने सहन किए हैं, वही दुख, वही पीड़ा जो है उसको भी, उसकी बेटी को भी मिले। ठीक है। अगला प्रश्न है माँ के मन में यह विचार क्यों आया कि पुत्री ही उसकी अंतिम पूंजी है। उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि विवाह के समय जब कन्यादान की प्रथा का निर्वाह हुआ, निर्वाह मतलब जब कन्यादान की प्रथा जब करने के लिए आई, कन्यादान की जो प्रथा है उसका समय आया, तो माँ को लगा कि उसकी अपनी अंतिम पूंजी उससे दूर जा रही है। अंतिम पूंजी यानी कि जीवन में जो भी उसने संचय किया है, उसकी बेटी ही उसकी अंतिम पूंजी थी। माँ बेटी में बहुत मधुर संबंध होता है। ठीक है। यानी कि माँ बेटी का संबंध कैसा होता है, बहुत मधुर होता है। दोनों में ही जो है अच्छे संबंध होते हैं, एक दूसरे के मित्र होती हैं वो। यह रिश्ता माँ को एक पूंजी के समान लगता है। यानी कि वो एक धन राशि है, एक पूंजी है उसकी पूरे जीवन की। और यही रिश्ता बेटी की विदाई के समय उससे दूर हो जाएगा। यानी कि जब वो अपनी बेटी को यहाँ से विदा कर देगी, अपनी बेटी का दान दे देगी या कन्यादान कर देगी, तब वो सारी पूंजी जो है वो उससे दूर हो जाएगी। माँ के दुख सुख को बांटने वाली बेटी पर माँ का पहले सा अधिकार नहीं रहेगा। यानी कि जो अधिकार जो है बेटी का अपनी माँ पर रहता है, वो अधिकार अब उससे छिन जाएगा। इसी कारण माँ ने कन्यादान को अपनी अंतिम पूंजी के समान कहा है। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धुंधले प्रकाश से कवि का क्या तात्पर्य है कि धुंधला प्रकाश यहाँ पर कवि ने किसे कहा है। तो उत्तर लिखेंगे हम कि विवाह के समय लड़की को ऐसा लगता है जैसे विवाह के पश्चात
उसका जीवन सुखों से भरा होगा। धुंधले प्रकाश का यहाँ पर क्या अर्थ बताया है कि विवाह के समय लड़की को ऐसा लगता है जैसे विवाह के पश्चात जीवन सुखों से भरा होगा। विवाह सुख की उसे कुछ अस्पष्ट सी जानकारी थी यानी कि वो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही सोचती थी, उसके जीवन में कुछ बुरा भी हो सकता है उसको उसका एहसास नहीं था। विवाह के साथ जुड़ी जिम्मेदारियों के विषय में वह लड़की कुछ नहीं जानती थी, यानी कि वो अभी नादान थी, भोली भाली थी, उसके जीवन में आए हुए कष्टों के बारे में जो है उसको नहीं पता था, इसलिए उसको धुंधले प्रकाश की पाठिका यहाँ पर कहा गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। किसके दुख को प्रामाणिक कहा गया है और क्यों? कन्यादान कविता में, या इसका क्वेश्चन जो ये भी है दूसरा ये भी बन सकता है कि कन्यादान कविता में किसके दुख की बात कही गई है और क्यों कही गई है। तो किसके दुख को प्रामाणिक मतलब प्रूफ, फुल प्रूफ जिसको कहा जाता है, तो प्रामाणिक कहा गया है, सच्चा कहा गया है। तो उत्तर हम देंगे कि माँ के दुख को प्रामाणिक कहा गया है, कि यानी कि प्रमाण इसका मिल चुका है, या फुल प्रूफ प्रमाण है, या फुल प्रूफ जो है इसके सामने जो बात है वो कही गई है, ये सिद्ध होती है कि माँ का दुख ही सच्चा है या प्रामाणिक है। माँ जानती है कि बेटी के विवाह के पश्चात वह अकेली रह जाएगी, उसके सुख दुख बांटने वाली दूर चली जाएगी। माँ का यह दुख प्रामाणिक है, इसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यह स्वाभाविक दुख है। माँ सदा बेटी के विवाह के पश्चात स्वयं को अकेला महसूस करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवाह के पश्चात माँ ने बेटी को स्वयं पर मोहित होने की शिक्षा क्यों दी, मोहित ना होने की शिक्षा क्यों दी, कि अपने आप पर या अपनी सुंदरता पर कभी भी मोहित नहीं होना। ठीक है ना, रीझने वाली बात कही थी कि अपनी सुंदरता पर कभी मत रीझना, अपनी अब सुंदरता पर कभी मोहित मत होना। ऐसी बात जो है लेखिका ने या माँ ने जो है क्यों कही है। तो उत्तर हम देंगे, विवाह के पश्चात सामान्यतः लड़कियां बनाव श्रृंगार की ओर अधिक ध्यान देती है, वे अपना अधिकांश समय ऐसे ही सजने संवरने में लगा देती हैं। अतः माँ ने बेटी को ऐसा ना करने की सीख दी है ताकि वह ससुराल में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे, अपने लिए आदर सम्मान बटोरे। सौंदर्य सदा नहीं रहता, उस पर क्या मोहित होना, यानी कि जो सुंदरता है वो हमेशा नहीं रहती है, कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद जो है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं या उम्र बढ़ती है तो हमारी सुंदरता जो है वो कम होती चली जाती है, लेकिन जो हमारे गुण होते हैं वो सदैव ऐसे ही रहते हैं। तो इसलिए जो है लेखिक जो माँ है, माँ ने बेटी को शिक्षा दी है कि अपनी जो है अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, हमेशा अपना सारा समय ऐसे ही सजने संवरने में नहीं लगा देना है, और अपने लिए जो है अच्छे गुणों से, अपने अच्छे कार्यों से जो है उसको आदर सम्मान जो है बटोरना चाहिए। सौंदर्य सदा नहीं रहता, उस पर क्या मोहित होना, अपने गुणों को विकसित करना है ताकि हम दूसरों के मन में जो है अपना मान सम्मान बना सकें, और ससुराल पक्ष में अपना एक सम्मान योग्य स्थान बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, माँ ने आभूषणों को स्त्री जीवन का बंधन क्यों कहा है? उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, स्त्री जीवन का बंधन, पहले तो इस बात को समझना चाहिए कि आभूषण और वस्त्र स्त्री जीवन के बंधन है, क्योंकि उनको जो है इस पर एक प्रकार का जो है लालच दिया जाता है, या स्त्रियों को अपने आभूषणों से और वस्त्रों से बहुत ज़्यादा प्यार होते हैं, और इसकी जो चकाचौंध होती है
और इसकी चकाचौंध के सामने उसकी सभी इच्छाएं जो हैं वो दब कर रह जाती हैं। कुछ इनको लालच दिया जाता है और कुछ जो है स्त्री को इससे प्यार होता है, इसीलिए जो है वो इसके लालच में आकर जो है अपने कर्तव्यों को या अपनी मन की इच्छाओं को जो है वो मार देती हैं। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि लड़की की माँ एक परिपक्व महिला है, मतलब वो समझदार हो चुकी है। ये जो जिस प्रकार के जो स्त्री जीवन के जितने भी प्रकार के बंधन होते हैं उसको वो जान चुकी है। अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर ही उसने आभूषणों को स्त्री जीवन का बंधन कहा है। पुरुष जानता है कि स्त्री को आभूषणों और गहनों से बहुत प्यार होता है। ऐसे में इनका प्रयोग वह मनमानी करने के लिए करता है। स्त्री को गहनों की चकाचौंध में उलझाकर उसका मानसिक शोषण करता है। स्त्री को वह यह नहीं समझ में आता कि ये गहने उसकी सादगी का हनन करते हैं, उसे जबरन बंधन में बांध देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों आवश्यक समझा है? उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। माँ ने सीख देकर अपनी बेटी को सचेत किया है, क्योंकि लड़की भोली है, सरल है तथा नासमझ है। उसे संसार की कुटिलता का आभास नहीं है, दुनियादारी की समझ नहीं है। फिर आज की सामाजिक परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी हैं कि दहेज या अन्य किसी भी छोटी सी बात पर लड़की का ससुराल में मानसिक शारीरिक शोषण होता है। बेटी के साथ किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसी आशंका में माँ ने कन्यादान के बाद विदा करते हुए बेटी को सचेत करना आवश्यक समझा। तो यहाँ पर जो है माँ अपनी बेटी को जो है वो सचेत करती है, उसको भोली बताती है, सरल बताती है और संसार में जितनी भी कुटिलताएं हैं, छल है, कपट है, उसका जो आभास उस लड़की को नहीं होता है। तो माँ जो है अपनी बेटी को सचेत करती है, दुनियादारी की समझ देती है, उसको बताती है कि दुनियादारी किस प्रकार की है और किस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियाँ उसके अनुरूप और अनुकूल, अनुरूप और विरोध दोनों तरह में हो सकती हैं। दहेज या अन्य कोई भी ऐसी बात है जिससे लड़की पर या उसके ससुराल पक्ष के लोग जो हैं उस पर मानसिक या शारीरिक शोषण कर सकते हैं। बेटी के साथ किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसी आशंका से माँ ने कन्यादान के बाद उसको विदा करते हुए बेटी को सचेत करना आवश्यक समझा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। कन्यादान कविता की माँ परंपरागत माँ से कैसे भिन्न है? यानी कि जो कन्यादान में जिस माँ का रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है और जो हमारी जो परंपरागत माँ रही है या जो हम अपने जीवन में जो माँ को देखते हैं वो जो है इस कन्यादान कविता की माँ से और हमारी परंपरागत माँ जो है जिसकी छवि हमारे दिमाग में रहती है वो उससे किस प्रकार से भिन्न है। तो यहाँ पर हम अपने मन के अनुसार जो है इस बात को भी जाहिर कर सकते हैं कि एक तो जो कविता के अंदर जो माँ की छवि यहाँ पर प्रस्तुत की गई है उसको हम दिखाएंगे, और एक परंपरागत माँ यानी कि जो हमारी असली माँ है या फिर माँ की छवि जो हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है उसको हम किस प्रकार से, दोनों में डिफरेंस हम किस प्रकार से उसको बता सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि कन्यादान कविता में परंपरागत माँ की कविता से अलग है, यानी कि जो कन्यादान की जो कविता की जो माँ है, जो परंपरागत माँ है उससे जो वो है अलग है, क्योंकि उसने बेटी को जो भी सीख दी है वह परंपराओं से अलग है। वैसे तो माँ ने बेटी को अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करने की सलाह दी है,
कि जितने आपके कर्तव्य हैं उनका आप भलीपूर्वक जो है उसका निर्वहन करेंगे, उसको अपने वादे को निभाएंगे, अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे। और साथ ही साथ उसने अपने आत्मसम्मान के प्रति सचेत भी उसको किया है कि आप अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखें, बनाए रखें, उसको हानि पहुंचने ना दें। लीक से हटकर, यानी कि जो एक परंपरा हमारी बनी हुई है उसको एक लीक कहा जाता है, कि जिस भी प्रकार की हमारी जो परंपराएं हैं उससे हटकर माँ ने समाज के संदर्भ में जो समाज की वास्तविकता है उसी के अनुरूप अपनी बेटी को सीख दी है। माँ अपनी बेटी के सुखद वैवाहिक जीवन के साथ साथ उसकी सुरक्षा के प्रति आशंकित है, यानी वो अपनी बेटी के सुखद जीवन की कामना तो करती है, लेकिन साथ के साथ उसकी सुरक्षा की जो है उसके प्रति भी वो आशंकित है, यानी कि उसको डर लगा रहता है कि कहीं उसकी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो। अतः माँ ने उसे कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश की। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता का मूल उद्देश्य या भाव क्या है? अब हम लिखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, ये कविता लिखने का जो उद्देश्य है या इसका मूल भाव है वो क्या है। तो हम लिख सकते हैं कि यह कविता जो है आधुनिक समाज का दर्पण है। देखिए, इसका उद्देश्य जो हम इस प्रकार से लिखते हैं कि यह कविता जो है आधुनिक समाज का दर्पण है, यानी कि जो आजकल समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो परिस्थितियां हमारे समाज में फैली हुई हैं, उसका हमको जो है ये दर्पण का रूप का कार्य करती है, यानी कि हमें आईना दिखाती है, हमें रूबरू कराती हैं उस स्थितियों से। एक और माँ बेटी का के घनिष्ठ संबंध की यहाँ पर चर्चा हुई है कि माँ बेटी जो है उनका आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम है, लगाव है, वो अच्छे मित्र भी हैं, अच्छे दोस्त भी हैं, और माँ अपनी बेटी को अपनी अंतिम पूंजी समझती है। और दूसरी ओर हमें यहाँ समाज की वर्तमान स्थिति का दर्शन हुआ है, यानी कि हमें पता चला है कि समाज की परिस्थितियाँ आजकल किस प्रकार से हैं, और यहाँ पर उसका जो है हमें दूसरी ओर हमें यहाँ समाज की वर्तमान स्थिति का यहाँ पर दर्शन कराया गया है। इस कविता का संबंध नारी जागृति से भी है। कवि ने स्त्री की कमजोरियों पर प्रकाश डाला है, यानी कि बताया है कि स्त्री जो है किन किन कारणों से जो है वो कमज़ोर हो जाती है। आज भी भारत में पुरुष प्रधान समाज विद्यमान है। कवि ने यह बताते हुए नारी को अपने शोषण के प्रति सचेत रहने के लिए कहा है, यानी कि यहाँ समझाने की कोशिश की है कि लोग जो हैं किस प्रकार से जो स्त्री का शोषण करते हैं, और बताया है कि स्त्री को अपना शोषण होने से बचाना चाहिए। दहेज प्रथा जैसी समस्या पर भी कवि ने नारी को जागृत करने का यहाँ पर प्रयास किया है, यानी समाज में फैली हुई बुराइयों का यहाँ पर जो है वर्णन किया गया है, और बताया गया है कि स्त्री को इस प्रकार की जो बुराई हैं या कुप्रथाएं हैं उससे अपने आप को किस प्रकार से बचाना है। नारी अपने सभी गुणों तथा शक्तियों के साथ शोषण का डटकर सामना जो है साहस से करें, और यही जो कविता का जो है मूल उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में किसे दुख बांटना नहीं आता और क्यों? हमने जैसे कि कविता पढ़ा थी कि इसमें बताया था कि लड़की जो है जो वैवाहिक लड़की है जिसकी शादी होने जा रही है, वो लड़की उसको जो है दुख बांटना नहीं आता, क्योंकि उसके जीवन में अभी तक कोई दुख नहीं आया था, उसने अभी जीवन में कोई भी दुख नहीं देखा था। अपने माता पिता की छत्र छाया में वो सुखों में पली थी, दुखों व कष्टों की पीड़ा से वह अनजान थी, इसलिए उसे दुख बांटना नहीं आता था। अगला प्रश्न है, माँ की सीख में समाज की कौन सी कुरीतियों की ओर संकेत किया गया है? यानी कि माँ, कन्यादान कविता जो है हमारी, इसमें माँ के द्वारा कौन कौन सी ऐसी सीख दी गई हैं, और सीख के माध्यम से कौन कौन सी कुरीतियाँ हैं जिसकी ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। तो इसमें हम लिखेंगे कि कन्यादान कविता में
माँ ने अपनी सीख में समाज में व्याप्त दहेज प्रथा और परिवार में होने वाली नारी शोषण की ओर संकेत किया है। यह कविता इन कुरीतियों से युक्त वर्तमान सामाजिक ढांचे को प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम क्यों कहा गया है? शाब्दिक भ्रम यानी कि वस्त्र और आभूषण जो हैं एक शब्द हैं और शब्दों के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और उसको भ्रम इसलिए कहा गया है क्योंकि जो वस्त्र और आभूषण है वो हमेशा से ही नारी जाति की कमजोरी रही है और वस्त्र और आभूषण के लालच में आकर जो है वो उससे हम कोई भी कार्य करवा सकते हैं। तो वस्त्र और आभूषण जो है वो इनके जीवन के आगे बढ़ने में या उनके विकास में जो है विरोध का कार्य करते हैं, बाधाएं उत्पन्न करते हैं। लोग जो हैं या समाज जो है हमारा या जो उसके ससुराल पक्ष के लोग जो हैं वो उसको इस प्रकार का लालच देकर उसकी जो इच्छाएं हैं उस इच्छाओं को पूरा करने में बाधा उत्पन्न करते हैं या वो अपना कुछ विकास करना चाहती है जीवन में तो उस विकास के बीच में जो है वो रोड़ा बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है वस्त्र और आभूषण को जो है शाब्दिक भ्रम कहा गया है। तो उत्तर इस प्रकार से हम लिखेंगे कि कन्यादान कविता में माँ ने वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम कहा है क्योंकि ये नारी जीवन को भ्रम में डालने का काम करते हैं। ये शाब्दिक धोखे हैं जो स्त्री जीवन को बांध देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, लास्ट है ये। बेटी अभी सयानी नहीं थी, इस पंक्ति में माँ की ने चिंता क्यों व्यक्त की है? कन्यादान कविता के आधार पर बताइए। तो उत्तर जो है वो इस प्रकार से रहेगा कि बेटी अभी सयानी नहीं थी में माँ ने अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर चिंता व्यक्त की है। माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह भी अन्य बहुओं की तरह किसी की आग में अपना जीवन ना खो दे। किसी की आग से तात्पर्य यहाँ पर जो है दहेज प्रथा से रिलेटेड है या जो स्त्री शोषण होता है उससे है या जो विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाएं ससुराल में स्त्री को दी जाती हैं उन सब से संबंधित है। और मतलब लड़की को इतना परेशान कर दिया जाता है या तो उनको खुद ही वो मार देते हैं या फिर इतना परेशान करते हैं कि लड़की को स्वयं जो है अपनी जान दे देनी पड़ती है, जल कर या फांसी खाकर जिस भी तरीके से। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि कि लड़कियों को जो है अपनी इस जो जीवन में जो जितनी भी प्रताड़नाएं दी गई हैं आगे वो कहते हैं कि उसे किसी भी अवस्था में कमज़ोर नहीं बनना है। उसे कष्ट देने वालों के सामने उठकर खड़े हो जाना है, उनका डटकर मुकाबला करना है। कोमलता नारी का शाश्वत गुण है, लेकिन आज की परिस्थितियों में उसे कठोरता का पाठ अवश्य पढ़ लेना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कठिनाई आने की स्थिति में उसका सामना किया जा सके। अब यहाँ पर जो है हमारी कन्यादान कविता के अभ्यास के प्रश्न भी हो जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी हो जाते हैं और ये जो जितने भी प्रश्न हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से समझ लेना और पढ़ लेना।